जी, तो अभी क्लास यहाँ तक हमने बात की प्रोडक्शन फंक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से आगे टोटल कॉस्ट की तरफ। जैसे कि पहले मैंने आपको टेबल दिखाया और मैंने आपको बताया कि उसके लास्ट 3 कॉलम्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट। उसमें कौन कौन सी कॉस्ट थी? फिक्स्ड कॉस्ट थी, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन से, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारा होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनपुट्स और आउटपुट्स का रिलेशनशिप शो करता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन से हम लोगों ने मूव करना है टोटल कॉस्ट कर्व की तरफ। यानी कि अब हम प्राइसिंग की बात करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी अ फर्म कैन प्रोड्यूस एंड इट्स कॉस्ट डिटरमिन्स द प्राइसिंग डिसीजन। जितनी क्वांटिटी एक फर्म प्रोड्यूस करती है और उसकी जो कॉस्ट आती है वो डिटरमिन करती है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, कीमत क्या आनी चाहिए। ठीक है, कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की और उस क्वांटिटी को बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आया, यानी कि कॉस्ट। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग प्राइस का डिसीजन लेते हैं कि इस चीज़ की प्राइस क्या होनी चाहिए। अब हमने टेबल को देखना है, टेबल को, और वहाँ से हम लोग लास्ट 3 कॉलम्स देखेंगे जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट। और उस टोटल कॉस्ट से हम लोग क्या करेंगे, कर्व शो करेंगे जो कि ये रिलेशनशिप हमें ग्राफिकली शो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा टेबल। तो ये हमारे सामने टेबल शो हो रहा है। पहला कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसमें हमें वर्कर्स बताए जा रहे हैं 0 1 2 3 4 5। एंड देन आउटपुट का कॉलम है, यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है जो कि इंक्रीज होती जा रही है। देन मार्जिनल प्रोडक्ट है जो कि डिक्रीज होता जा रहा है। देन कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ वर्कर जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि चेंज होती जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम आता है टोटल कॉस्ट का। मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को जब वेरिएबल कॉस्ट में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, अब जो टेबल जिसके लिए आपको शो किया गया है वो इसलिए आपको दिखाया गया है कि अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। किस किस का ग्राफ ड्रॉ करना है, गौर से सुनिएगा। जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है वो टोटल कॉस्ट का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। टोटल कॉस्ट का ग्राफ हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हम नीचे लेंगे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है उसके ऊपर हम लोग लेंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड पे जो है इस वाले एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास शो होगी टोटल कॉस्ट। पहले हमारे पास टोटल कॉस्ट आई 30। ठीक है, 30 किस तरह से आई देखिएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट थी, अगर हम कुछ प्रोड्यूस नहीं भी कर रहे हैं तो 30 हम लोग पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग कितनी थी, 0। फिर हमारी क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, आउटपुट हमने पहले 50 आउटपुट्स जो थे वो कुकीज़ के वो बनाए थे। ठीक है, 50 क्वांटिटी जो थी कुकीज़ की वो प्रोड्यूस हुई थी और इसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट आई थी 40 रुपीज़। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 40 लिख लिया और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 50 कुकीज़ की आउटपुट। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं। अभी हमने 30 को इसके साथ मिला दिया है क्योंकि हमने कर्व ड्रॉ करना है, टोटल कॉस्ट कर्व। वो किस तरह से बनेगा देखिएगा। फिर हमने 90 कुकीज़ प्रोड्यूस किए और 90 कुकीज़ प्रोड्यूस करने की हमें कीमत कितनी पड़ी, 50। इसी तरह फिर हमने इसको भी आपस में ज्वाइन कर दिया, देन बाकी सारे पॉइंट्स भी हमने ज्वाइन कर दिए। जब 150 कुकीज़ हमने प्रोड्यूस किए तो उसकी कॉस्ट हमें टोटल पड़ी $80। तो ये अब हम इनको जब पॉइंट्स को इस तरह से सब ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास कौन सा कर्व आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कर्व, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। जो कर्व हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करेगा आउटपुट और टोटल कॉस्ट के बारे में, वो टोटल कॉस्ट कर्व होगा। और जो कर्व हमें रिलेशनशिप शो करेगा इनपुट्स और आउटपुट्स का, ठीक है, इनपुट्स और आउटपुट्स का जो हमें रिलेशनशिप शो करेगा वो हमारे पास होगा प्रोडक्शन फंक्शन। सो ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। यहाँ तक अंडरस्टैंड है? ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेयर्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की कौन कौन सी डिफरेंट मेयर्स हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे बी डिवाइडेड इनटू 2, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, फिक्स्ड कॉस्ट में एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो कि फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि वेरी करती है, जो चेंज होती रहती है। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डू नॉट वेरी। Fixed costs are those costs that do not vary with the quantity of the output produced। आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा या कम होने से आपकी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड वाली वो कम या ज़्यादा नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी रेंट की। अगर बिल्डिंग का रेंट आप लोग जो है वो पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल $30 पर मंथ, और वहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन चाहे 100 यूनिट्स की कर रहे हैं चाहे 200 यूनिट्स की कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, मैटर इज़ व्हाट, क्या चीज़ मैटर करती है, मैटर करती है कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पे करनी है, वो $30 है। ठीक है,
जितनी मर्जी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करें। सो ये क्या है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, विच डू नॉट वेरी। एंड द कॉस्ट विच डू वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरी करती है कॉस्ट, वेरी मतलब चेंज होती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। आउटपुट की क्वांटिटी के साथ साथ वो कॉस्ट भी वेरी करती जाए, उस कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और जो आउटपुट की क्वांटिटी के साथ वेरी नहीं करती उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। Now here comes total cost। अब total cost का मैंने आपको बताया था कि fixed cost plus variable cost is equal to total cost। So total fixed cost and total variable cost। total fixed cost होगी, total variable cost होगी, तो ये हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, total cost की इक्वल। So total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost। जितनी variable cost है वो सारी की सारी और सारी की सारी fixed cost जितनी है वो ऐड कर दें तो हमारे पास total cost आ जाती है। ठीक है बच्चों। ये थी वेरियस मेजर्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिसमें हमने बात की फिक्स्ड कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की एंड टोटल कॉस्ट की। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या होती है बच्चों, जिस किसी भी क्वांटिटी की या किसी चीज़ की अगर हम लोग एवरेज ले लें, ठीक है, एवरेज लेके जो हमारे पास फिगर आती है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज कॉस्ट। अगर कॉस्ट की एवरेज ली है, अगर प्रोडक्ट की एवरेज ली है तो वो एवरेज प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये एवरेज लेते किस तरह से हैं और एवरेज लेते क्यों हैं? एवरेज हम लोग इसलिए लेते हैं कि ईच पर्टिकुलर यूनिट, एक 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमारे पास आ जाए। और यहाँ पे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस करने पे हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। यानी कि टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पर यूनिट क्वांटिटी की प्राइस पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि एक यूनिट बनाने पे हमारी कितनी कॉस्ट आई। So average cost can be determined by dividing the firm's cost by the quantity of output it produce। जो quantity of output वो produce करी है उसके साथ अगर हम फर्म की कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल आती हैं, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट को उसके साथ डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जो आउटपुट्स की हैं। ठीक है, इसी तरह फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो उसको भी, वो भी अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ईच टिपिकल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक टिपिकल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है एवरेज कॉस्ट। सो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट अब हम लोगों ने देखनी है किस किस की। अच्छा, अगर हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर हमने निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ। अगर एवरेज टोटल कॉस्ट हमने निकालनी है तो उसको भी हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किस तरह से निकलती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने जब निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा स्क्रीन पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल एफसी होना चाहिए, TFC, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, इसी तरह फिर हमने जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q होगा। ठीक है, इसी तरह एवरेज टोटल कॉस्ट ATC जब हमने निकालना है तो ATC को हमने डिवाइड नहीं करना, टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड करना है Q के साथ, तो वो हमारे पास निकल आएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई यहाँ पे टाइपिंग में, तो इसको आप लोग काइंडली ठीक करेक्ट कर लीजिएगा। आपका ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, और आगे देखते हैं हमारे पास अब करने को क्या है। अब हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। पहले हमने बात की थी मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने जो पहले बात की थी मार्जिनल प्रोडक्ट की, उसमें हमने ये बात की थी कि एक यूनिट इनपुट का बढ़ाने से आउटपुट पे कितना फ़र्क पड़ता है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में हम लोगों ने देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फोकस है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। मार्जिनल मीन एक्स्ट्रा 1 यूनिट। अब एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसको मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। दोनों को मिक्सअप नहीं करना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी।
ठीक हो गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट इनपुट का डालने से, इंगेज करने से हमारे पास कितनी आउटपुट इंक्रीज होती है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो हमें पड़ेगी वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। सो मार्जिनल कॉस्ट मेजर्स द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेस फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट हमें किस किस चीज़ में हेल्प आउट करती है, मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 इज़ हाउ मच डज इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, एक और चीज़ प्रोड्यूस करनी है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उसकी हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये हमें क्या बताती है, मार्जिनल कॉस्ट। So we can say that marginal cost is equal to change in the total cost divided by the change in the quantity. क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से टोटल कॉस्ट कितनी चेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं MC। MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वेयर एज दिस साइन इज शोइंग चेंज। ठीक है, चेंज के लिए हम लोग ये साइन शो करते हैं। ठीक है, अब वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक क्वांटिटी है लेमनेड की। ठीक है, टेबल देखिएगा, टेबल पे आपको कॉलम्स के कुछ नेम्स नज़र आ रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ लेमनेड, लेमनेड कहते हैं शिकंजबीन। ठीक है, ग्लासेस पर और कितने क्वांटिटी ऑफ लेमनेड प्रोड्यूस होगी पर और, टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ये सारी अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ज़ीरो हमारे पास जो है वो लेमनेड प्रोड्यूस हुए, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारे पास 3 आ रही है। क्यों, क्योंकि 3 हमारे पास डॉलर फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं, बाकी सारी भी अकॉर्डिंगली ज़ीरो हो जाएंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर एक हमने जो है वो ग्लास प्रोड्यूस किया है तो उसकी कॉस्ट हमें वेरिएबल कितनी पड़ी, 0.30, उसको हमने ऐड कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट में, 3 में तो हमारे पास आ गया 3.30। ये तो बात होगी यहाँ तक। अब हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, यानी कि ये है फिक्स्ड कॉस्ट 3, इसकी हमने एवरेज लेनी है, क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है, तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या आ रही है 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। सेम इज़ द केस हेयर एंड सेम इज़ द केस हेयर। ठीक है, क्योंकि सबको 1 के साथ डिवाइड करना था तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास निकलनी थी। अब हमने निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से 0 से हमने 1 पे आए, यानी कि एक हमने यूनिट प्रोड्यूस किया तो इसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी, यहाँ पे 3 पड़ रही थी और 3 से 3.30 हो गई। अब 3.30 में से प्रीवियस माइनस कर देंगे तो 0.30 वो यहाँ पे आ गया। पहले 3 पड़ रही थी कॉस्ट, अब जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो इस एक यूनिट की वजह से इंक्रीज हुई है, तो वो यहाँ पे आके मार्जिनल कॉस्ट बन गई। समझ आई है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, इसमें आपको इंक्रीज कर बता देती हूँ किस तरह से इंक्रीज हो रही है और क्यों इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे 1 यूनिट था, अब 1 से हमने एक और यूनिट इंक्रीज कर दिया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, $3 ही रहेगी। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो हमने क्या करना है, इसमें 3 में वेरिएबल कॉस्ट एडअप की, फिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट ऐड की, तो हमारे पास आ गई 3.80। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज लेनी है। सो ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 3 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हमने वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 0.80 आ रही है, इसको डिवाइड करना है 2 के साथ तो 0.40 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास टोटल कॉस्ट है 3.80, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया 1.90 आ जाएगा। अब रही बात मार्जिनल कॉस्ट की, तो वो कैसे निकलेगी, 1 से जब 2 पे हमने शिफ्ट किया तो हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई, बच्चों देखिएगा 3.30 कॉस्ट थी, अब 3.30 से 3.80 हो गई है, तो यहाँ पे कितने का फर्क आया, 0.50 का। सो 0.50 इज ओवर मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह हम ये सारा टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी सारी मार्जिनल कॉस्ट निकलेंगी, टोटल कॉस्ट निकलेंगी, फिक्स्ड कॉस्ट पे बेस होती हुई और वेरिएबल कॉस्ट पे बेस होती हुई, फिर इस तरह से उनकी एवरेजेस निकाल लेंगे। जैसे आपको फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला आपने याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालनी है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने बात की कॉस्ट की। ठीक है, और हमने बात की कि कैसे हमने उनकी टोटल जो है वो कॉस्ट निकाली और मार्जिनल कॉस्ट निकाली। अब जो हमने पीछे ग्राफ जो हमने देखा, अब हम उसको जो हमने टेबल देखा उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आप देख रहे हैं डॉट्स लगे हुए और ये आप कुछ वैल्यू देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आ गई टोटल कॉस्ट,
यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ करना है, थर्स्टी डिल्मास जो कंपनी थी उनका हमने टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। तो टोटल कॉस्ट कर्व हमने कैसे ड्रॉ करना था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट आएगी और यहाँ पे आएगी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो कि ग्लास ऑफ लेमनेड है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पहले हमें पड़ रही थी 3 रुपये जब हम 0 प्रोडक्शन पे थे, क्योंकि 3 थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब हम 0 से 1 पे गए तो 1 पे हमारे पास हमें कॉस्ट पड़ी 3.30, ठीक है। इस तरह हमारे पास आगे 3.80, इस तरह ये हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉप कर लेने हैं, देखिएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ मैंने क्विकली आपको शो कर दिया है। जब हम टोटल यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी 11 रुपीज़ हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी 8, ठीक है, क्वांटिटी आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व है जो कि ऐसे अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड को कर्व हो रहा है, एक यू शेप बनेगी इसकी, ठीक है। इसको मजीद अगर इंक्रीज करें तो देखिएगा, अब हम लोग चले गए 11 से ऊपर 15 जब हमें टोटल कॉस्ट पड़ी थी, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉइंट जहाँ पे 10 ग्लासेस प्रोड्यूस हो रहे थे आउटपुट के। तो ये कॉस्ट कर्व हमें क्या शो कर रहा है, टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है हमें, टोटल कॉस्ट कर्व, किस कंपनी का, थर्स्टी थेल्मास का, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉस्ट कर्व एंड दिस टेबल। नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है, कॉस्ट कर्व्स एंड देयर शेप्स। अब डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स हम लोगों ने देखने हैं और उनकी शेप्स देखनी है। तो अभी हमने कॉस्ट कर्व देखा थर्स्टी थेल्मास का, उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करनी है। वो चीज़ें क्या हैं, द कॉस्ट कर्व शोज हियर फॉर थर्स्टी थेल्मास लेमनेड स्टैंड हैव सम फीचर्स दैट आर कॉमन टू द कॉस्ट कर्व्स ऑफ द मैनी फर्म्स इन द इकॉनमी। इसके कुछ फीचर्स हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। देयर आर 3 मेन फीचर्स, और वो 3 मेन फीचर्स कौन कौन से हैं उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमने ये बात करनी है कि 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं। वो कौन कौन से कर्व्स हैं, द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, और मार्जिनल एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होगा। मार्जिनल टोटल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट का जो आपस में कर्व है उनमें रिलेशनशिप क्या हो। जो हमने ये 3 फीचर्स हैं जो हमने पार्टिकुलरली जो है उसके ऊपर बात करनी है। अच्छा, अब स्क्रीन पे देखिएगा, आपको मैं अब ड्रॉ करने जा रही हूँ। अभी तो हमने टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया था, अब हम एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स आ गई जो कि ग्लास ऑफ लेमनेड है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे कॉस्ट आएंगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करनी है। एवरेज कॉस्ट का टेबल वहाँ दिया हुआ था, मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3.30, 1.90, 1.50, 1.35, 1.30, 1.30, 1.33, 1.38, 1.45, 43 एंड 1.50, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है। और यहाँ पे आगे आ रही है मार्जिनल कॉस्ट, ये देखिएगा 0.30, 50, ये डिक्रीज हो रही है एवरेज टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से करना है। सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से जा रही है, जब कोई यूनिट प्रोड्यूस हुआ और यहाँ तक जा रही है 10 ग्लासेस तक, ये स्ट्रेट जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, क्यों ये स्ट्रेट कर्व क्यों है, ये इस तरह से बिल्कुल सीधा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ती जाती है, तो इसलिए ये अपवर्ड है, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होता जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। हमने फोकस मेनली कहाँ पे करना है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे, ठीक है, और एवरेज टोटल कॉस्ट पे। अभी हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ की, अब ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे थी $3, ठीक है। जैसे जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे उतनी ज़्यादा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। हाँ, कैसे कम होती जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो है वो सेम है, मतलब $3 थी सबके लिए, और कुछ प्रोड्यूस हो ना हो वो 3 थी, लेकिन कम इसलिए हो रही है कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 3 कॉस्ट आ रही थी फिक्स, 2 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 3 आ रही थी, 3 पे 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इस 3 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये डिक्रीज होती जाएगी,
इस तरह से, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं। एवरेज में जब 3 को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे 4 के साथ, 5 के साथ, जैसे जैसे डिनोमिनेटर नीचे का फिगर बढ़ता जाएगा उसी तरह ऊपर की अमाउंट कम होती जाएगी, मीन्स कि ये फिगर नीचे आता जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन से जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा ये बढ़ती जाएगी, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ये कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बढ़ती जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब ये है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट पहले यहाँ पे थी, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट अभी कहाँ पे है, 3.30 पे। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि पहले में तो जब कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी जब डिवाइडेड बाय 0 होगी तो वो क्वांटिटी के साथ, क्योंकि 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 अमाउंट। जब 1 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉस्ट आ रही थी 3.30, उसको हमने डिवाइडेड बाय 1 किया तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट की पहली फिगर जो आई थी वो 3.30 थी। इस तरह फिर एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रही थी, ठीक है। तो ये कम होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर ठीक हो गया। और ये बढ़ेगी किसकी वजह से, ये बढ़ेगी जाके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है। तो ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है इसको हम कहते हैं कि ये एक यू शेप बनती है, इस तरह से करके। ये देख रहे हैं आप, एक यू शेप सी बन रही है, इधर से ऊपर है, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। सो हमने मेनली फोकस किस चीज़ पे करना है, मार्जिनल कॉस्ट पे और एवरेज कॉस्ट पे। एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल टोटल कॉस्ट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ये जो मेन पॉइंट है जो कि हमें डिनोट कर रहा है, और ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 1.30 जो कि हमें कॉस्ट डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करता है। इसका मकसद क्या है एवरेज टोटल कॉस्ट का, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। तो आप देखिएगा कॉस्ट कर्व सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे आके है। सबसे कम कॉस्ट जो है वो हमें इस पॉइंट पे पड़ेगी। एवरेज टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट पे सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, वहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट के साथ कट करेगी। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करेगा, वहाँ पे सबसे कम कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम होती है, मिनिमम पॉसिबल लेवल तक कम होती है, जितनी पॉसिबल है कम करना, ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं जिनकी हमने बात की थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट राइजेस विद द अमाउंट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इस तरह से था ना, तो वो राइज ही हो रहा है जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस इंक्रीज हो रही है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये रिप्रेजेंट करती है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की, कि जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है तो उससे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? इस कॉस्ट की वजह से, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यू शेप होता है, ये मैंने आपको ग्राफ से शो किया, अंडरस्टैंड। फिर हमने बात की एट वेरी लो लेवल्स ऑफ आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ हाई बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर ओनली अ फ्यू यूनिट्स। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि स्टार्ट में जब हमारे आउटपुट के यूनिट 0 थे, मतलब कम थे या 1 यूनिट था, तब हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट हाई थी, क्योंकि वो यू शेप बनता है ना, तब सबसे हाई थी। देख लेते हैं इसको दोबारा वापस जाके। ये देखिए, ये बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे जब फ्यू यूनिट्स थे तब हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट हाई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो डिपेंड कर रही थी कम यूनिट्स पे, वो स्प्रेड हो रही थी सिर्फ ओनली अ फ्यू यूनिट्स, एक ही तो यूनिट था उसके ऊपर थी। तो जितने ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जितने ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होगी उतना ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। आपने देखा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अपवर्ड जा रहा था। सो एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइंस एज आउटपुट इंक्रीजेज। एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है, जिसका कर्व ऐसे यू शेप था, वो डिक्लाइन होती जाती है, वो ऐसे नीचे को आता जाता है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती है। यही हमने चीज़ देखी, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेज सब्सटेंशियली, ठीक हो गया। क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो होता है वो फिर से इस तरह यू शेप में इधर ऊपर जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ रही होती है, साथ साथ वो इंक्रीज होती जाती है। ये चीज़ हमने ग्राफ से अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने ये बात अंडरस्टैंड करनी है, जो चीज़ मैंने आपको इंटरसेक्शन के बारे में बताई थी, जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होती है किसको? MC कर्व को। और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। मैंने आपको ग्राफ से शो किया। सो द बॉटम ऑफ द यू शेप्ड एवरेज
टोटल कॉस्ट कर्व अकर्स एट द क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस एवरेज टोटल कॉस्ट, जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, ठीक है, वो वाली क्वांटिटी जो होती है उस पर जो क्वांटिटी होती है, उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी शो हो रही होती है, इस वाले एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेमनेड्स या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वो हमें क्या शो करती है, उससे हमें मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट भी देखने को मिलती है। यहाँ जो मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट का पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमें वो क्वांटिटी शो करता है जहाँ पे हमें कॉस्ट सबसे कम पड़ रही होती है। सो दिस क्वांटिटी इज समटाइम कॉल्ड द एफिशिएंट स्केल ऑफ द फर्म। तो वो क्वांटिटी जहाँ पे हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी, वो एफिशिएंट स्केल क्वांटिटी कहलाती है। वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? एफिशिएंट स्केल ऑफ द फर्म। So this is what the relationship between the marginal cost and the average total cost. अच्छा, अब इनका रिलेशनशिप देखने से पहले हम लोग इस ग्राफ को फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिएगा, इस पॉइंट से नीचे नीचे ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है, नीचे है ना, कम है, और मार्जिनल एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हाई है, वो ज़्यादा है। इस पॉइंट तक ऐसा है कि MC कम है और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम आ रही है। अच्छा, अब इस पॉइंट से ऊपर देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है हमें, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हमें कम पड़ रही है, ठीक है। इस चीज़ को आगे हम लोग देखते हैं, ये क्यों समझाया है मैंने, इसको पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। ये पॉइंट्स जो हमने भी डिस्कस किए हैं, ये रिलेशनशिप शो करते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में। अच्छा, व्हेनेवर मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस दैन द एवरेज टोटल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट लेस होगी, वो नीचे वाला पोर्शन जो शो हो रहा था एवरेज टोटल कॉस्ट से, तब एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ फॉलिंग। उस पॉइंट तक एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल करती रहती है। कौन से पॉइंट तक? जब तक MC जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस होगी एवरेज टोटल कॉस्ट से, उस पॉइंट तक ये फॉल करती रहती है। फिर से आपको शो करती हूँ ग्राफ, ये पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट से नीचे जहाँ पे MC लेस है एवरेज टोटल कॉस्ट से, वो ये कह रहे हैं कि जब तक MC लेस रहती है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तब तक एवरेज टोटल कॉस्ट कम होती जाती है। ये देखें ना, ये डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे ही यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, उसके बाद MC इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो तो ऊपर निकल गई ना, वो ज़्यादा हुई है। जैसे ही MC ग्रेटर दैन ATC हुई, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट, तब क्या हुई, एवरेज टोटल कॉस्ट ने भी बढ़ना शुरू कर दिया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये देखिए इसने भी ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया, ये बात होगी। फिर बात करते हैं व्हेनेवर मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज टोटल कॉस्ट, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगी एवरेज टोटल कॉस्ट से, जो मैंने अभी आपको बात बताई, उससे क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ राइजिंग। इससे हमें क्या शो होता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी राइजिंग होना शुरू कर देती है उस पॉइंट के बाद से। Whenever marginal cost is greater than the average total cost is rising. आपको जब ये पूछा जाए कि मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो इसका क्या मतलब है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज राइजिंग। जब मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होगी एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो इसका क्या मतलब है, एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। सो द मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉसेस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट एफिशिएंट स्केल। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करेगा, वो एफिशिएंट स्केल होगा जहाँ पे हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये स्क्रीन पे आपको वही क्वांटिटी शो हो रही है पहले कॉलम में, देन आपको टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये उसी तरह से हमने ये कॉलम ड्रॉ कर लिए सारे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटीज़ आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वांटिटी लेमनेड की ही कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने क्या टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। टोटल कॉस्ट कर्व इस तरह से बनेगा, हम लोगों ने पहले भी ड्रॉ करके देखा, ठीक है। ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व। ये तो हो गया टोटल कॉस्ट कर्व। अब हमने मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। पॉइंट्स देखिएगा स्क्रीन पे, इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जैसे ही हम लोग जो है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट नोन एज MC कर्व। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इनकी शेप्स थोड़ी चेंज होती रहती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टेबल। अब मैंने दूसरा टेबल कंसिडर किया तो इसलिए ये थोड़ा सा MC की शेप चेंज हो गई है, ठीक है। ये हो गया MC। अब हमने ड्रॉ करना है फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये हमें शो कर रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट। सो ये हम लोग पहले भी ग्राफ देख चुके हैं, यहाँ मैं आपको सेपरेट इसलिए शो कर रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसका ग्राफ सेपरेटली किस तरह से शो करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना चाहें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो उनको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने अभी टेबल से देख के वैल्यूज़ पुट करके ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। दोबारा से आपको जस्ट एक दफ़ा शो कर रही हूँ। सो टिपिकल कॉस्ट कर्व्स की कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले बात की थी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं वो देखती हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो राइज होता जाता है जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज होती है। सो मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली राइजेज विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और ये हमने ग्राफ के थ्रू भी देख लिया। और एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? एवरेज कॉस्ट कर्व इज एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप होता है। ये चीज़ें बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, मीन्स कि वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कैसे होता है? यू शेप होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे पूछा जाता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है, अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है या यू शेप होती है, तो आपको पता होना चाहिए यू शेप होती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमें पता होना चाहिए एफिशिएंट स्केल कहाँ पे आता है और इसका क्या मतलब है। एफिशिएंट स्केल का मतलब है जहाँ पे एमसी कट करती है एवरेज टोटल कॉस्ट को, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एफिशिएंट स्केल। और एक बात हमने ये याद रखनी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट को उस पॉइंट पे कट करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है एवरेज टोटल कॉस्ट। सो द मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉसेस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट मिनिमम ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट। जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व मिनिमम होगा वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको कट करता है, ठीक है बच्चों। ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी टिपिकल कॉस्ट कर्व की। अगर मार्जिनल वाला है तो उसकी क्या होगी और दूसरे की, ठीक है। अब हमने कॉस्ट का रिलेशनशिप देखना है कि कॉस्ट शॉर्ट रन में किस तरह से एक्ट करती हैं और लॉन्ग रन में किस तरह से करती हैं, इनको हमने रिलेट करना है। जो हमने डिवीजन की हुई है टोटल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में, कहा जाता है कि वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, टाइम होराइजन पे डिपेंड करती है। सो फॉर द मेनी फर्म द डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट बिटवीन फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइम होराइजन बीइंग कंसिडर, ठीक है। टाइम होराइजन जो है वो क्या हो सकता है? वो शॉर्ट रन हो सकता है या लॉन्ग रन हो सकता है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो डिवीजन ऑफ कॉस्ट है इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल वो डिपेंड करती है शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड पे। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स तो है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के लिए वो फिक्स रहती है। 6 मंथ्स के बाद आपका रेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड इन द लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट बिकम वेरिएबल कॉस्ट। सो टाइम पीरियड के डिफरेंस से डिफरेंस हुआ ना, टाइम पीरियड फ़र्क होने से डिफरेंस आ गया, चेंज आ गई। क्या हुआ कि जो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट थी वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन गई क्योंकि वो चेंज हो गई। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स्ड कॉस्ट सेम तो नहीं रहती ना, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही होती है, महंगाई हो रही होती है, उस महंगाई के लिए फ़िक्स्ड कॉस्ट भी आपकी चेंज होती है कभी ना कभी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्राइसेस और कॉस्ट होती हैं वो डिपेंड करती हैं टाइम पीरियड के ऊपर, वेदर यू आर वर्किंग इन द शॉर्ट रन टाइम पीरियड और वेदर यू आर वर्किंग फॉर द लॉन्ग रन टाइम पीरियड। बिकॉज कहा जाता है कि मैनी कॉस्ट आर फिक्स इन द शॉर्ट रन बट वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, मीन्स कि वो चेंज हो जाती हैं लॉन्ग रन में। सो अ फर्म्स लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिफर फ्रॉम इट्स शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। सो फर्म्स के जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होंगे वो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से हमेशा डिफरेंट होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। आपसे अगर पूछा जाए कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आर सेम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिफ़र करते हैं, सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक फैक्ट्री है, ठीक है, कार प्रोड्यूस करने की क्वांटिटी ऑफ कार्स वो प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका हमने देखना है शॉर्ट रन में। ये मैं कुछ कर्व्स ड्रॉ करूँगी और फिर हम लॉन्ग रन में देखेंगे। ये शॉर्ट रन में हमने ड्रॉ किया है एवरेज टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन विद स्मॉल फैक्ट्री, ठीक है। फिर हमने ड्रॉ किया है एवरेज टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन विद मीडियम फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री का, थोड़ी उससे बड़ी प्रोडक्शन हाउस जो है। फिर हमने ड्रॉ किया है एवरेज टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन विद लार्ज फैक्ट्री। अब आप देख रहे होंगे स्मॉल फैक्ट्री, मीडियम फैक्ट्री एंड लार्ज फैक्ट्री। ये स्मॉल फैक्ट्री का है, ये मीडियम फैक्ट्री का है, ये लार्ज फैक्ट्री का कर्व है। ऑलमोस्ट ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट रन के कर्व है। अब जब हम लॉन्ग रन में कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये इन तीनों को इनकॉर्पोरेट करके ये इतना बड़ा सारा एक कर्व जो है हमें शो हो जाएगा। सो यहाँ पे बात समझने की ये है कि टाइम पीरियड के साथ साथ जो है हमारी कंपनी एक्सपेंड कर रही है। सबसे पहले स्मॉल कंपनी थी, फिर मीडियम कंपनी हुई, फिर लार्ज कंपनी बन गई टाइम पीरियड में। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो अब हमारे पास ये पूरा कॉस्ट का कर्व आ रहा है, यानी कि अब कॉस्ट कर्व भी हमारा चेंज हो गया। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन टाइम पीरियड। सो दिस इज द कर्व ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन।
ठीक है, लॉन्ग रन के कर्व हमेशा शॉर्ट रन के कर्व से डिफरेंट होंगे। अब हमने एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों जब भी हम लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उससे कहा जाता है कि हमें कॉस्ट कम पड़ती है। देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक रूम में मैंने लेबर लगाई हुई है और मैं मार्कर्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं 10 मार्कर प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस रूम का रेंट जो है 20,000 पे करना पड़ रहा है। अगर मैं वहाँ पर ज़्यादा मार्कर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दूँ, लेबर भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, और मैं अगर ज़्यादा मार्कर्स जो प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं तो उससे क्या होगी, मेरी कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगी। जहाँ पे मैं 20,000 रेंट सिर्फ 10 मार्कर्स बनाने के लिए दे रही थी, अब मैं वही 20,000 रेंट 200 अगर मार्कर्स मैं बनाती हूँ तो उनके ऊपर मुझे वो डिवाइड होकर कम अमाउंट हो जाएगी। सो इसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने से जो फ़ायदा होता है उसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है एवरेज टोटल कॉस्ट में कमी आती है, ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द प्रॉपर्टी वेयर बाय लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल्स एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप इंक्रीज करते जाते हो एवरेज टोटल कॉस्ट में फॉल आता जाता है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और दूसरे अल्फाज में मैंने आपको क्या समझाया कि जब लार्ज लेवल पे या प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते हो, प्रोडक्शन के इंक्रीज करने की वजह से जो आपकी कॉस्ट में कमी आती है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। स्केल मीन बड़े लेवल का, बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे। स्केल को क्या हम लोग कह रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करने से जो कॉस्ट की हमें फ़ायदा होता है, बचत होती है, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और हमने बात की कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो यू शेप होती है, मीन के पहले ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर ज़्यादा होना शुरू कर देती है। तो फिर जहाँ पे हम लोग ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं, आउटपुट के इंक्रीज़ करने से हमें जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मीन लार्जर लेवल पे जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उससे अगर हमारी कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है तो उसको हम लोग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करने का नुकसान, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इक्वल हो जाती है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट के। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आउटपुट इंक्रीज करने से हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है रेफर्स टू द प्रॉपर्टी वेयर बाय द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट स्टेज द सेम। वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती एज द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट इंक्रीज, जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।